नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बड़ी खबर जो 2 दिन से अदानी को लेकर चल रही है, वो ये है कि किस तरीके से एक अमेरिकी सांसद अदानी की बचाव में उतर गया है और साथ में उसने जॉर्ज सोरोस का भी नाम लिया है। मैं बात कर रही हूं गुडन की, जो कि एक रिपब्लिकन सांसद है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की चुनिंदा कार्रवाइयों से यूएस के महत्वपूर्ण सहयोगियों से संबंध खराब होने का खतरा है। और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गार्लैंड को उन्होंने कड़े शब्दों में एक चिट्ठी भी लिखी है। और गुडिन ने यूएस न्याय विभाग द्वारा विदेशी संस्थाओं पर चुनिंदा मुकदमे चलाने और इसी तरीके की कार्रवाइयों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि क्या इन सब बातों का जॉर्ज सोरोस से कोई संबंध है। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि गुडन ने तमाम बातों के अलावा यह भी लिखा है कि अडानी मामले में आरोप भले ही सच साबित हो जाएं, फिर भी यूएस इस मुद्दे पर उचित और अंतिम मध्यस्थ बनाने में नाकाम रहेगा। गुडन ने लिखा कि यह रिश्वत कथित तौर पर एक भारतीय कंपनी के भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में भारतीय राज्य सरकार के अधिकारियों को दी गई थी, जिसमें किसी भी अमेरिकी पार्टी का कोई ठोस भागीदारी नहीं है। साथ में सांसद गुडन ने यह भी पूछा है कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इस मामले में शामिल भारतीय अधिकारियों के प्रत्यार्पण की मांग करेगा। यदि भारत प्रत्यार्पण अनुरोध का पालन करने और इस मामले पर एकमात्र अधिकार का दावा करने से इनकार करता है, तो न्याय विभाग की इमरजेंसी योजना क्या है। और फिर बाद में वो पूछते हैं कि क्या न्याय विभाग या बाइडेन प्रशासन इस मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसी सहयोगी के बीच एक अंतरराष्ट्रीय घटना में बदलने को तैयार होगा। तो अब कुछ सवाल उठ रहे हैं कि लैंस गुडन का क्या अदानी समूह या गौतम अदानी से स्टॉक मार्केट को लेकर कोई उनका संबंध है। और उनके बारे में यह भी कहा जाता है लैंस गुडन के बारे में कि वो खुद भी शेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। उनकी रुचि सिर्फ अडानी समूह में क्यों जागी, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज लैंस गुडन की इस चिट्ठी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करेंगे जिस पर पहले नहीं बात हुई है। हमारे साथ इस समय अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर ज्वाइनिंग। लैंस गुडन की जो ये चिट्ठी लिखी हुई है, काफी मीडिया में इसको लेकर डिस्कशन हुआ है सर, लेकिन इसकी असलियत क्या है। लैंस गुडन ने आखिर ये चिट्ठी अटॉर्नी जनरल को क्यों लिखी, सबसे पहला तो सवाल ये है। नमस्कार नीरू जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, लैंस गुडन ने जो है ये चिट्ठी जो लिखी है, ये इसकी पूरी भाषा से ये ऐसा लगता है कि ये यहाँ से अडानी के लॉबिस्ट के थ्रू ये लिखवाई गई है, उनको अप्रोच किया गया है। अमेरिका में दलाली जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसको कि उन्होंने लीगलाइज कर दिया है, उसको गंदा लोग नहीं मानते। तो ये उनको दलाल नहीं बोल के उनको बोलते हैं लॉबिस्ट। मतलब कि जैसे लॉबी, होटल की लॉबी है तो वहां खड़े रहते हैं और धंधा अंदर में होता है, तो लॉबी में उनको समझाते हैं कि अंदर में कैसे धंधा करना है। तो ऐसे तमाम वहां पर लॉबिस्ट होते हैं, और अक्सर वो भी लॉबिस्ट कंपनी में काम करते हैं जो कि पहले कांग्रेस में मेंबर रहे हों या सेनेट में सेनेटर रहे हों। वो भी लॉबिंग करते हैं अपने को, लेकिन वहां पे वो रजिस्टर करा लेते हैं। उसके बाद उनको ये लाइसेंस मिलता है कि वो किसी को भी अप्रोच करके अपना काम करवाएं। और फार्मा कंपनी, फाइनेंस वाली कंपनियां, इंश्योरेंस वाली कंपनियां, ये करोड़ों करोड़ों रुपया लॉबिंग के ऊपर खर्चा करती है, जिसके कारण जो है वहां पर ये देखा जाता है कि दवाइयों का या हेल्थ की कीमत बहुत ऊंची है। तो ऐसे ही कोई लॉबिस्ट को जो है अडानी ने वहां पर कोई भी उसको कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। वो पैसे का खेल है, अडानी के पास बहुत पैसे का खेल। तो जो सबसे पहला तो सवाल उठता है कि जो आदमी कंजर्वेटिव ये जो है ट्रम्प की पार्टी का है, रिपब्लिकन है, हाँ, रिपब्लिकन है, और जिसकी सत्ता अभी 15 दिन में आने वाली है, उसको नहीं अप्रोच करके वो बाइडेन के अटॉर्नी जनरल को लिख रहा है।
उस अटॉर्नी जनरल को लिख रहा है जिसकी एक बहुत ज्यादा ईमानदारी की छवि है, जो कि घपलाबाजी एकदम नहीं करेंगे। उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए गया था, लेकिन सेनेट में मेजॉरिटी नहीं थी, तो इसलिए उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये ओबामा ने उनको प्रपोज किया था। और ये इतने ईमानदार हैं कि जिस आदमी ने उनकी नियुक्ति की एज अटॉर्नी जनरल, बाइडेन, उनके लड़के का जब मामला था तो उन्होंने कोई ऐसा भी जज नहीं लगाया कि जो जो है उसको डाइल्यूट करे, जैसे हिंदुस्तान में होता है कि आप चुन लेते हैं। वो जज एक ऐसा था जो कि कंजर्वेटिव रिपब्लिकन लोगों ने अपॉइंट किया था, और उस जज ने बाइडन के लड़के को जो है गिल्टी पाया गया, उसको कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया, और उसके बाद अब जाके बाइडन ने उनको पार्डन किया। तो ऐसे अटॉर्नी जनरल को लिखने का क्या मतलब है? और जब वो 10 दिन में उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो ये सवाल उसने जो है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो जो है ट्रम्प से ये सवाल पूछे। ये उसका चमचा जरूर है, वो उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। जो होता है ना कि एकदम एक्सट्रीम राइट में, टेक्सास से है। तो जब पिछले बार जब चुनाव में ट्रम्प हार गए थे, तो जो स्टेट का जो सर्टिफिकेशन होना था, तो उसमें उसमें जो है ये उसने खिलाफ में वोट दिया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो इतना बड़ा उसका वो है। तो सारी भाषा ये दर्शाती है कि ये जो है, जो अडानी कहना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं। अब आप, हंसी की बात ये है कि मैं आपको पढ़ता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। कहते हैं, इट विल अंडरमाइन ट्रम्प्स कमिटमेंट टू सर्विस द इकोनॉमी विथ इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। It discourages valuable new investors who are hopeful of investing in our country. अब बताइए, जो आदमी कर्जा लेके यहाँ का प्रोजेक्ट लगाता है, जिसको ठन गोपाल है, वहां से कर्जा लेके यहाँ लगा रहा था, जिसमें चोरी में पकड़ा गया, वो आदमी के बारे में ही वो कह रहा है कि ये ट्रम्प की पॉलिसी से खिलाफ है कि वो वहां पैसा लगाएगा, वो वहां पर कंपीट ही नहीं कर पाएगा। अरे जहां करप्शन है, वहां जहां मोनोपोली है, जहां करप्शन है, वहीं पर अडानी कंपीट कर पाते हैं, और कहीं नहीं कंपीट कर पाएंगे। और ये कहना कि, और इनकी जो अभी मालीय स्थिति है वो नियर बैंकरप्सी है, क्योंकि ये पूरी जो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें जो है डेट का कंपोनेंट बहुत हाई होता है, और उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अब इनको पूरे दुनिया में कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। जब ये स्विस गवर्नमेंट के हाई कोर्ट में पकड़ा गए, और उसके बाद जब ये अमेरिका के सेक और एफबीआई में पकड़ा गए, तो अब इनको कोई पैसा देने के लिए नहीं तैयार है। हिंदुस्तान में जब पैसा नहीं मिल रहा था तो इन्होंने अपनी कंपनी विलमार को बेच दी। तो ये सब चीजें लोगों ने देखा है। अब ऐसे आदमी को ये कह रहा है कि वहां वो इन्वेस्ट करेगा। हाँ, इन्वेस्ट कब कैसे करेगा? हमें लूट के वहां पर इन्वेस्ट करेगा। अगर अडानी, तो ये तो फिर वही इंपीरियलिज्म का उल्टा इंपीरियलिज्म हो गया कि हिंदुस्तानियों को लूटो और फिर जो है अमेरिका में जाके पैसा लगाओ। तो ये जो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, ये सारा जो है इन्होंने लिखवाया है। और कोई भी जिसका आत्म सम्मान होता या सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी होता, तो वो इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखता, क्योंकि लूटे गए हैं अमेरिकन इन्वेस्टर्स। तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो लूटे गए हैं, तो उसको कौन देखेगा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का वहां देखेगा, एफबीआई देखेगा। वो अपना काम कर रहे हैं। और ये खुद जो है इनसाइडर ट्रेडिंग में, जैसे आपने बताया कि जो हाउस कमेटी के ये मेंबर्स थे, उसमें जो इनको इंफॉर्मेशन मिलता था, उस इंफॉर्मेशन से, जो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर ट्रेडिंग बैंड है, उसके ऊपर जाके ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे। लेकिन एक चीज जो अरुण जी सामने आ रही है पिछले 2 दिन से, हर ऑल्टरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है कि देखिए वो रिपब्लिकन सांसद बिक गया, उसने पैसे ले लिया अदानी से और इसलिए वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। आपको स्टोरी अंदर की क्या लग रही है कि आखिर अदानी समूह में इतना इंटरेस्ट लैंस गुडन का क्यों है? अब वो कितने पैसे लिए, क्या है, उसको लेकर ना कोई एविडेंस है, ना हम पुख्ता तरीके से बोल सकते भाई कितने करोड़ रुपए अदानी ने दिए। लेकिन जो अदानी की जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका में अपने यूएस इंडाइटमेंट को लेकर,
वो आपको क्या लग रही कि इस समय क्या है? क्योंकि उनका ट्रायल जल्द शुरू होना चाहिए। 70 दिन का टाइम था जिस समय यूएस इंडाइटमेंट की रिपोर्ट आई थी, उनके पास 70 दिन का टाइम था, 11 दिसंबर तक उनको अपना एक रिप्लाई देना था। तो अब वो दिन तो करीब आ रहा है और दिन जैसे-जैसे करीब आ रहा है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। नहीं, भाई ये बात है कि ये इनका जवाब है कि अडानी का जवाब है, ये तो भाषा से पता चलती है ना। तो लोग इसी बात को कह रहे हैं ना, उनका क्या इंटरेस्ट है। अगर आप किसी की तरफदारी कर रहे हैं और वो भी एक भ्रष्ट आदमी की तरफदारी कर रहे हैं और पूरा अमेरिका उसके ऊपर जो है शांत है, रिपब्लिकन पार्टी भी शांत है और इधर के भी लोग शांत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियंस हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के हाउस के मेंबर हैं और जो उसमें काफी आगे होके जो वहां के मिनिस्टीरियल इक्विवेलेंट बर्थ ले रहे हैं, वो लोग चुप हैं और इनको पड़ी है कि ये उठाने की। तो जो इंडियन मीडिया में जो एलिगेशन लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है। और एक उसमें बड़ी बात उसने कही कि एक इंडियन कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट की जो है, इंडियन लोग वहां पे ब्राइब दे रहे थे, तो आपको क्या। अब आप सोचिए आपको क्या। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें सबसे बड़ा क्या घपला है। ये जो हमारी सेकी है, इस बॉडी को बनाया गया कि ऑल इंडिया में वो स्टेट को जो है ऑल्टरनेट पावर, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो धूप का जो है वो पावर ये दे। अब ये क्या कर रहे हैं कि उसको पूरा अडानी जो है टोटली माने अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, इसको ये मोनोपोलाइज करना चाह रहा है। आपके घर के छत के ऊपर भी धूप आती है, उससे भी सोलर एनर्जी बनती है। अगर आप वहीं पर जहां पर सोलर एनर्जी बन रही है वहीं पर आप कंज्यूम करते हैं तो उसके 2 या 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो आपको यह है कि वो तार से उस बिजली को दूर नहीं ले जाना पड़ता है, तो जिसके कारण जो है उसका लॉस ट्रांसमिशन का नहीं होता है ना, तो वो कॉस्ट जो है उसकी बंद हो जाती है। दूसरा है कि जहां पे प्रोड्यूस हुआ वहीं पे तो आपको एक ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगानी पड़ी और उसका ट्रांसमिशन कॉस्ट नहीं गया। तो जो 2 रुपए 3 रुपए में बिजली बनती है वो आपको पहुंच के और ये सब ट्रांसमिशन लॉस करके आपको 5 रुपए पड़ती है। अगर वही हम अपने घर में 2 रुपए में बनाएं और हम कंज्यूम करें और यहीं के हम लाइन में उसको जो है डाल दें उस बिजली को, तो उस बिजली को अगल बगल के भी घर शेयर कर सकते हैं। तो पॉलिसी ये होनी चाहिए थी। तो जानबूझ के इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि ये अडानी जैसे लोग जो हैं उसमें एंटर करके बड़े बड़े 12,000 किलोवाट मेगावाट के प्रोजेक्ट को ये स्टैब्लिश कर पाए। इसी के संदर्भ में 1 मिनट में आपका लूंगा, अच्छा, हाँ, एक मिनट आप। ये सेंटर ने पॉलिसी बनाई बेईमानी की, घोर बेईमानी की, जबकि पुराने पावर सेक्रेटरी ये शर्मा और लोग भी कह रहे हैं कि ये पूरा सोलर एनर्जी शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, पावर कट भी नहीं होगा, वहीं बैटरी लगे रहेगी। कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके बारे में एक जजमेंट दिया है और यही कहा है कि ये डोमेन सेंटर का नहीं है, ये डोमेन जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी का है और इसका कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और उन्होंने बजाबते सेक्शंस दिए हैं। तो ये जो सेकी जो कर रही थी काम, ये काम उसका नहीं है। और अगर मान ले कर्नाटक की या कहीं और की सरकार ईमानदार है तो वो एक रूफटॉप सोलर पॉलिसी लाती है, तो उससे न केवल कंज्यूमर को फायदा होगा, न केवल क्लाइमेट को फायदा होगा, न और स्टेट को फायदा होगा, लेकिन ये अडानी जैसे करप्ट लोगों का भी सफाया हो जाए। आप सबसे बड़ी बात ये समझिए, एनरॉन जो था, जो आया था, केवल 1,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। ये 12,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। आपको याद होगा एनरॉन के ऊपर कितना वो हुआ था कि जो है इसमें हम गारंटी देंगे। कौन लोग एनरॉन को ला रहे थे? यही शरद पवार लोग थे, ये लोग थे, जो लोग सब उस समय से ये पावर की पॉलिटिक्स समझते हैं। नॉट ओनली पावर इन पॉलिटिक्स बट पावर इन इलेक्ट्रिसिटी, दोनों की इनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
and also the corruption that comes from the power of electricity. घोर इसमें जो है करप्शन होता है। 8 आने पर यूनिट का आप लगाइएगा तो 20-30 हजार करोड़ रुपया केवल 1000 मेगावाट पर आ जाएगा। इस तरह का इसमें फायदा और मुनाफा है। तो जो बात अभी ये जो करप्शन की जो बात हो रही है, जो नहीं देख रहे हैं, और वहां से जो ये कह रहे हैं कि आप केवल इंडियन को दिए, तो यहां तो हम सिक्की को तो एकदम क्लीन चिट दे दिए हैं, कुछ नहीं हुआ है, कोई पॉलिटिशियन नहीं। तो हर आदमी चाहता है कि बिजनेस एज यूजुअल हो, कंज्यूमर का फायदा नहीं हो। अगर वही रूफटॉप पॉलिसी होगी तो आप नहीं जानते हैं कि कितना फायदा होगा लोगों को। मतलब कि इट विल बी 2-3 टाइम्स बेनिफिशियल। और एक बात और बताएं, उसमें भी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपना वो आपको अपनी पूंजी नहीं लगानी है, वो खुद आके आपके यहाँ लगा जाएंगे और आपसे अग्रीमेंट करेंगे कि आपको फ्री में इतनी बिजली मिलेगी और इतनी बिजली जो ग्रिड में जाएगी। और सरकार भी तय करती है कि देखिए हम अडानी का अगर 5 रुपए में पावर खरीद रहे हैं तो वो हमको ग्रिड में केवल 2 रुपए दे रही है। तो वहां भी अडानी ये है, इसका मतलब ये है कि कर्नाटक सरकार की जो रूफटॉप पॉलिसी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके वजह से अदानी का जो ये पूरा पावर जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से धराशायी होता है। क्योंकि जब एकदम हर एक स्टेट गवर्नमेंट इस रूफटॉप पॉलिसी को ला सकती है, ना केवल कर्नाटक। कुछ जगह में त्रिपुरा या कहीं पे वहां पर ये चल भी रही है ये पॉलिसी, क्योंकि हिली एरिया है। कि जो ये ग्रीन एनर्जी वाला जो प्रोजेक्ट है अदानी का, ये एक तरीके से फिर फेल हो जाएगा अगर सरकारें रूफटॉप पॉलिसी अपनी लेकर आती हैं तो। मतलब कि कोई सेंस नहीं है। आप देखिए सब बेईमान लोग लगे हुए, राजस्थान गवर्नमेंट वो खरीद रही है, अभी महाराष्ट्र से वो डील कर रहे हैं, ये वहां पर चंद्रबाबू नायडू और ये क्या कहते हैं जगन रेड्डी, जितने लोग इसको ले रहे हैं, आप सब आप मानिए कि पहले यू शुड एग्जॉस्ट योर लोकल एंड रूफटॉप पॉलिसी। आपका एक धेला पैसा खर्चा नहीं हो रहा है और आपको मुफ्त में सस्ते में बिजली मिल रही है। आपकी जो है जितनी किल्लत है बिजली की, क्योंकि हिंदुस्तान के पास जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है, इंटेंसिटी, वी आर क्लोजर टू द इक्वेटर, आवर सनलाइट इज मच लॉन्गर देन व्हाट इज इन द नॉर्थ। हमारे यहाँ क्लाउडी डेज कम होते हैं, हम उसको अगर बैटरी स्टोरेज पावर से जो कर दें, और इंडिविजुअल हाउसेस में होते हैं, आप देखेंगे जो लोग लगाए हुए हैं उनको रात को बिजली मिलती है, उनको पूरे इतना बिजली आती है कि वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है एसी वगैरह नहीं चले, अगर 3-4 एसी हो अगर, तो वो उसमें, तो ये जो है आप इसका जो भ्रष्टाचार है सोलार का पॉलिसी में और फिर बनाने में और उसको करने में, और इसमें अडानी ने लीड ले ली। अब वो 12,000 मेगावाट का उन्होंने कर लिया, अब सब जगह, अब आप उसको रिवर्स तो कर नहीं सकते। ये जो जजमेंट आया है इसके बाद ये दिखाता है कि द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वो जो है नोडल पॉइंट है। ये सेंट्रल का, ये उसने कहा कि ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो एक्ट के खिलाफ थे, और रूल्स जो है कभी भी एक्ट के खिलाफ बन नहीं सकते हैं। तो ये जो ऑटोनॉमी छीन रहे थे, हम लोगों से छीन रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता हूं तो मैं अडानी की क्यों लूंगा? अगर मैं सरकार को सस्ती बिजली दे रहा हूं तो सस्ती बिजली जो है वो सरकार हमसे खरीदेगी कि वो दुगुने दाम में अडानी से खरीदेगी? ये सवाल उठते हैं। और उसमें चूंकि ये करप्शन में पकड़ा गए हैं, अब इनका वो पूरा 12,000 करोड़ का 12,000 मेगावाट का वो पूरा जेपडी में है, तो वो कुछ भी करेंगे कि इसको किसी तरह से तोपे। और इसलिए ये जो है अमेरिकन हाउस के जैसे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय किया थ्रू लॉबिस्ट टू गिव अ स्टेटमेंट जिसका कि इट इज टेलर मेड। अगर इनका स्टेटमेंट देखिए और जो इनका डिफेंस है, दोनों करीब करीब एक ही चीजें हैं। आप इनका ट्वीट देखिए कि हम इतना $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अरुण जी, लैंस ग्यूडन की का जो लेटर जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिखा है, उसका असर आप क्या देखेंगे? उसका असर क्या पड़ेगा? इमीडिएट फॉल आउट क्या है?
कोई कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? कि वहां का अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने प्रोसिक्यूटर को फोन करके नहीं बोलता है या जज को नहीं बोलता है कि इसको जो है आप डाइल्यूट कर दो। क्या आप ये सोचते हैं कि मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल थे, तो वो किसी जज को फोन करके कहेंगे कि इसको डाइल्यूट कर दो? या वो प्रेसिडेंट को कहेंगे या किसी को वो डायरेक्शन देंगे कि इसमें काम मत करो? या जब वो अटॉर्नी जनरल थे तो कोई क्रिमिनल था तो उसको वो बोलेंगे कि देखो ये मेरे जान पहचान का है या हमारा नेशनल अहित होगा, तो ये कानून को ताक पे रख दो और इसको तुम ठीक से प्लीडिंग मत करो या इसको छोड़ दो। यहां तो प्रोसिक्यूशन का मामला है ना, सारे कागज तो आ गए, अब कागज के ऊपर काम करना है। वो जज जो है किसी की सुनता नहीं है। अरे हिंदुस्तानी लेकिन होते क्या थे। हम ये कह सकते हैं कि अदानी, नहीं नहीं सुनिए अरुण जी, किस्सा। एक चीज और भी है, लैंस गुडन जैसे लोगों की मदद से क्या अदानी अमेरिका की अदालत पर भी दबाव डाल रहे हैं? जैसे वो यहाँ पे करते हैं, उन्होंने सोचा होगा अमेरिका में भी काम चल जाएगा, तो क्या सुनिए अमेरिकी वहां अदालत पर भी दबाव डालने का काम कर रहे हैं? सुनिए वहां पर लोग भजन नहीं करते हैं साथ बैठ के कि वहां पर वो इन्फ्लुएंस कर देंगे। वो साथ में शायद वो चर्च भी नहीं है, उनका कॉमन चर्च होगा। कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि कैसे आदमी को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप। प्रीत बरारा थे एक हिंदुस्तान के, जो कि मोस्ट फियर्ड वॉल स्ट्रीट के वो प्रोसिक्यूटर थे। वो प्रोसिक्यूटर के जो होते हैं ना अपेक्स, जैसे अभी सेक में हो रहा है, तो उसके वो इंचार्ज थे। ट्रंप बने प्रेसिडेंट, उनको लगाया फोन एंड ही हैड द इंटीग्रिटी टू से कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा। व्हेन द प्रेसिडेंट कॉल्स यू पिक अप द फोन, he did not pick up the phone, or before he could say anything he put in his papers कि जाओ, मैं तुम्हारे अंडर में तुम होते कौन हो, हु आर यू। तो वहां पे एक नहीं, आप प्रेसिडेंट होंगे लेकिन आप अपने दायरे में प्रेसिडेंट हैं। आप जज के उसमें कोई भी कह देगा हु आर यू। अरे एक लेकिन जो जज। ये चिट्ठी है अरुण जी, आज ये चिट्ठी क्या साबित करती है लैंस गुडन के बारे में और साथ में अदानी के बारे में भी? ये चिट्ठी आपके और हमारे कंजम्पशन के लिए है। आप देखिए ना, 3 दिन से मीडिया इसके पीछे पड़ी हुई है। आप देखिए तो वहां की क्या मीडिया, आप ये क्या सोचते हैं ये चिट्ठी जो है कोई पेपर के फुटनोट में भी आवेगी, वहां पर कहीं मेंशन होगी? मैं वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क टाइम्स रोज पढ़ता हूं, इसका कहीं मेंशन भी नहीं होगा। इस लायक भी नहीं है ये। उनकी क्या सिग्निफिकेंस है? अडानी की क्या सिग्निफिकेंस है अमेरिका में? देयर नोबडी। हमारे यहाँ है, माई बाप है, क्योंकि इज कंट्रोलिंग ऑल द एसेट्स ऑफ दिस कंट्री, प्राइम एसेट्स इनके पास है, क्रोनी कैपिटलिज्म लगा हुआ है। आप समझिए, जो आदमी पोर्ट को कंट्रोल करता है तो वो पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंडिया का वो कंट्रोल करता है। उसको मालूम है कि कहां से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है। वो बैठा हुआ है। आप क्या प्राइवेटाइज करके जो ड्रग्स आती हैं वो भी तो पोर्ट के थ्रू आती हैं। अगर मैं उसका मालिक हूं तो कस्टम्स का आने के पहले मैं उनको बता दूंगा खस को। दीज आर सॉवरेन फंक्शंस जो कि इनको कभी नहीं देना चाहिए था, जो इन्होंने दिया। और एक बात आपको और बताएं, बड़े मजेदार बात, कि ये जॉर्ज फर्नांडिस ये बीजेपी वालों के समय हुआ था कि ये पोर्ट भी जो है डिसेंट्रलाइज हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट इसका लाइसेंस देगी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 पोर्ट इनका है वेस्ट बंगाल में। तो महुआ मोइत्रा कितना भी हल्ला करें वो नहीं बोलती कुछ। महाराष्ट्र में है तो वहां देखिए वो सरकार एकदम वो रहती है। गुजरात वाले तो एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जो मुंद्रा पोर्ट आप देख रहे हैं, जो इतना बड़ा पोर्ट हो गया फ्रॉम नथिंग, ये जो है चिमन भाई पटेल या किसी की वो दी हुई है, और उसमें गुजरात गवर्नमेंट का 25% हिस्सा था। जब वो चलने लगा और वो कुछ हुआ तो मात्र 250 रुपए पर शेयर में अडानी ने वो 25% शेयर खरीद लिए। वो जो 250 में खरीदे, आप वो समझिए कि 25,000 के शेयर थे।
तो गुजराती भाई लोगों को तो सब कोई को पैसा बनाने आता है, स्टेट गवर्नमेंट ने बेच दिया। कैन यू इमेजिन? यानी किस तरह की यहाँ लूट हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और वही एक टाइटन कंपनी है यहाँ पे, जो आप घड़ी और ज्वेलरी इतना बड़ा नाम है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की उसके अंदर में 15% 20% स्टेक है, आज तक उन्होंने नहीं बेचा। और आपको मालूम है उसका क्या वैल्यू है आज? आप गेस करिए कि क्या वैल्यू है उस शेयर की, टाइटन की, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास है, नहीं बेचा। यू विल नॉट बी एबल टू गेस। 1 लाख करोड़ का है, एक कंपनी से 1 लाख करोड़ रुपया उनके पास आया हुआ है। और ये तो लूटो बेचो। उसके बाद क्या किया? इनका एग्रीमेंट जहां तक हमें मालूम है 30 या 35 साल का था, अभी हाल में बढ़ा के वो कर दिया 75 साल। उसके लिए भी कोई पैसे नहीं लिए। तो मैं बता रहा हूं, ये खाली मैक्रो लेवल पर बता रहा हूं कि कोई भी इस बात को मानेगा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो आपने तो आज आप सत्ता में हैं 2 साल 3 साल के लिए, और जो सरकार है आपने तो वो 40 साल के एक्सटेंशन का जो आपने दिया, कायदे से 35 साल के बाद ये चली आती सरकार के पास। नहीं, लेकिन वो एक चीज अरुण जी, जो एक चीज और सवाल जो इसी स्टोरी से निकलता है, लांस गुडर की चिट्ठी से, कि क्या आज अदानी ने अपने आप को और ज्यादा कल्पेबल बना लिया है अमेरिकी अदालत की नजर में? क्योंकि आप ये नहीं, देखिए कि अगर रिपब्लिकन सांसद इस तरीके की चिट्ठी लिख रहा है और वो जिसके भी नैरेटिव बनाने के लिए कर रहे हैं कि भाई ठीक है, यहाँ का गोदी मीडिया उसको चलाने लगेगा और बाकी प्लेटफॉर्म्स भी उसको डिस्कस करने लगेंगे, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि अब अदानी ये चिट्ठी लिखकर क्या अदानी को और बुरी तरह फंस जाएंगे अब? नहीं, नहीं, आप ये समझिए अमेरिकन प्रेस में इसका कोई कवरेज नहीं है, जीरो कवरेज है, और ठीक यहां है। पर सैचुरेटेड कवरेज है। तो ये चिट्ठी किसके लिए लिखी गई है? अटॉर्नी जनरल के लिए नहीं लिखी गई है, उनके टेबल तक ये नहीं पहुंचेगी, मैं आपको गारंटी करता हूं। और अगर पहुंचेगी भी तो उसको वो कह देंगे कि फाइल ये तो नहीं लिख सकते कि ये करके। तो ये चिट्ठी लिखी गई है ये आपके जो और चिट्ठी, हमारे लिए। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन ये चिट्ठी आपको क्या लगता है कि अदानी और मोदी ने बात करके और पीएमओ के जरिए ये पूरा चिट्ठी डिक्टेट की गई होगी लांस गुडन को? देखिए, हमारा जो गुजराती का जो वो हर जगह जो ये बिजनेस, आज कीनिया में ये लोग फैले हुए हैं, आप देखिए वहां से लोग भगाए जा रहे हैं। इन लोगों का है कि आप किसी तरह से कोशिश करते रहिए, कोई ना कोई जुगाड़, पैसे का जुगाड़, मेहनत का जुगाड़ नहीं, आप करके कुछ ना कुछ करिए कि आप बच जाएं, है ना? तो हुक और बाई क्रुक पैसा मीन्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, किसी भी तरह से पैसा बनना चाहिए। इन्होंने ये बार्गेन नहीं किया था कि हम इस तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि इनको कोई एडवाइस करने वाला नहीं था जो इनको ये बताता कि घूस देने के बाद जाके वहां ये अंडरटेकिंग मत दो कि जो है तुमने बेस्ट इन क्लास है, यू बिलीव इन क्लीन मैनेजमेंट, यू बिलीव इन नॉट गिविंग ब्राइब्स। तो ये सब जो तुमने झूठ मूठ की अंडरटेकिंग दी और जो इलीगल भी था, वो इनको नहीं देना चाहिए था। तो वो तो सोचे कि हम इसको मैनेज कर लेंगे। अब ये इतना बड़ा वो हो गया कि अब उसको वो मैनेज करना चाह रहे हैं हिंदुस्तानी स्टाइल। तो जो हिंदुस्तानी स्टाइल जो होता है ना कि इसको मैनेज करो, कि एक को वहां से कर दो कि भाई क्या जरूरत है अडानी से ये करने की, दूसरे से कहलवा दो कि अरे ईवीएम तो ठीक ही है, तीसरे के साथ फोटो खिंचवा लो 100 करोड़ देते हुए। तो ये तरीका है यहाँ का इंडिजिनस मैनेजमेंट स्टाइल, जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो तो ये जो ये रिपब्लिकन सांसद की जो चिट्ठी है, ये भी एक अदानी का जुगाड़ है केवल? एकदम, ये बात आपने जो कही वो सही कही। और जो हमारा यहाँ पर ये डिस्कशन होना चाहिए कि ये जो सोलार पॉलिसी और जो इसमें घूस देते हुए पकड़ा है, उससे कितना जनहित का नुकसान हुआ, ये लोगों को डिस्कस करना चाहिए। आज अगर मैं होता
अरविंद केजरीवाल के यहाँ, तो मैं सीधे आज ये जो रूलिंग आई है, मैं पॉलिसी इसको डिक्लेयर कर देता, या कांग्रेस डिक्लेयर कर देती कि दिल्ली के रूफटॉप पर हम ये पॉलिसी लाएंगे, ये हमारा जरिया है, और लोग अपना बिजली बनाए और उसके ऊपर कमाएं। अगर मान ले आपको 7 साल की जो बिजली का कॉस्ट है, उस कॉस्ट में अगर आप रूफटॉप का पूरा सिस्टम बैठा लेते हैं और उससे अगर आपको इनकम भी होती है, तो क्या आप बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? जब आप 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख, या मानिए 5 ही लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो जो वो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होनी चाहिए थी, वो नहीं होके इन लोगों ने जानबूझ के ये भ्रष्टाचार वाली पॉलिसी बनाई है। अब हमारा जो मतलब कि बदकिस्मती है कि कोर्ट तो सीधे कहता है इट इज अ पॉलिसी मैटर, वी विल नॉट इंटरफियर, द स्टेट हैज अ राइट टू मेक मिस्टेक्स इन पॉलिसी मैटर्स, वी हैव टू गिव देम लॉट ऑफ प्ले इन द जॉइंट्स। तो ये सब चीजें जो है आप कोर्ट में भी नहीं वो चैलेंज कर सकते। और उस तरह के जजेस गए जो कि ये इकोनॉमिक चीज को समझ के, पॉलिसी मैटर हो चाहे नहीं हो, जैसे जब हमने लड़ा था अपना कोजेंट्रिक्स का केस, तो 2 बहुत फाइन जजेस थे जो कोशिश करके सारी बात को समझे और समझ के उन्होंने खिलाफ में जजमेंट दिए कि ये भ्रष्टाचार जो है, लोगों को जनहित का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आज कोई नहीं उसको समझ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो अमेरिका में इन्होंने जो इनिशिएट किया है, ये खाली ये पहला वो है। अब जब ट्रम्प आवेंगे तब आप देखिएगा कि और लॉबिस्ट को ये लगाएंगे 20 तारीख के बाद। हमें वहां की टाइमलाइन नहीं मालूम है, और ये भी कह रहे हैं, एक देखिए एक बड़ा हिडन मैसेज है। स्वेरिंग इन है, ट्रम्प की स्वेरिंग इन 20 तारीख को है। जी जी। और ये एक और चीज इसमें देखिए, वो ये पूछ रहे हैं अमेरिका से कि अगर वो एक्स्ट्राडाइट नहीं हुआ तो आप क्या कर लेंगे? दे आर टेस्टिंग द वाटर। अगर वो नहीं हुआ तो आप क्या कर लेंगे? तो ये सारी चीजें जो है ये लॉबिंग की है और वो है। और आप मानिए कि नाउ दे हैव एम्प्लॉयड वेरी गुड लॉबिस्ट, जिन लोगों का काम ही होता है, लोग जर्नलिज्म पढ़ते थे लोग, तो पहले 80% लोग जर्नलिज्म में जाते थे, अब वो सब जाते हैं कॉर्पोरेट लॉबिंग में, उन फर्मों में काम करते हैं क्योंकि वहां ज्यादा पैसा मिलता है। और जो पुराने जर्नलिस्ट अच्छे थे वो भी चले आए यहाँ लॉबिस्ट में। हम जानते हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि छोड़ के, खैर वो अडानी और अंबानी में नहीं गए, लेकिन हिंदुस्तान लिवर में गए, उसके बाद छोड़ के महिंद्रा में गए, किसी जमाने में संडे के एडिटर होते थे। तो ये जो पीआर फर्म्स हैं उसमें ज्यादा पैसा है आज के तारीख में। मैं एक जर्नलिज्म के क्लास में गया था पढ़ाने, इनॉग्रल, मैंने पूछा कितने लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हो? आप नहीं मानेंगे, 60-70 के क्लास में केवल 5 लोगों के हाथ उठे। तो ये हाल है हमारे देश का। अब वही लॉबिस्ट लोग हैं, यहाँ के पीआर फर्म्स हैं, हु आर मैनेजिंग ऑल दिस। तो इसको वहीं तक छोड़िए, और जो है, जो लॉ वहाँ का है, यहाँ के लॉ के तरीके का नहीं है। कि जैसे कल ही मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि एक जज थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने अडानी को 40-50 हजार करोड़ का फायदा कराया। 40-50 हजार करोड़ इस देश का पैसा, जनता का पैसा, एक स्मॉल अमाउंट तो होता नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब भ्रष्टाचार का यहाँ पे कोई वो नहीं है, मापदंड नहीं है। अब तो खाली ये देखना है कि कौन कम भ्रष्टाचार करता है, एक वही क्राइटेरिया रह गया है, नहीं तो जो आइडियलिज्म। लेकिन अंत में क्या कहेंगे लैंस गुडन की इस चिट्ठी पर, क्या कहा जाए अंत में? मेरा आखिरी सवाल है अरुण जी, उसके बाद। नहीं, इसमें कुछ नहीं कहना है। हम लोग खाली बैठ के तमाशा देख रहे हैं। वी शुड नॉट गेट एजिटेटेड। हम लोग देखें तमाशा, ऐसे ऐसे। अभी मान ले, ये तो यही बात हुई कि संबित पात्रा ने कहा आपका क्या रिएक्शन है? अरे, इज इट वर्थ रिएक्टिंग? ऐसे लोग हैं वहां के, वो भी है उसी टाइप के लोग हैं। निशिकांत दुबे है, अब उनकी बातों पर अगर हम रिएक्ट करें तो हम अपना समय जाहिर कर रहे हैं ना। उसी तरह से वो भी है, उससे कम थोड़े हैं। सरकार
बिना लेकिन सरकार की रजामंदगी के तो ये चीजें नहीं हुई होंगी। आई एम श्योर इसमें मोदी सरकार, अदानी सब मिलकर उन्होंने प्रेशर डाला होगा कि लैंस गुडन को चिट्ठी चिट्ठी लिखो आप। ये आज के तारीख में जो लोगों की धारणा है कि अडानी इज इक्वल टू इंडिया, इंडिया, और इसमें यही बात हो रही है कि अडानी इज इक्वल टू इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो हो गया ए इज टू इक्वल टू सी, वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये तीनों, सी वी आर द रूल्ड, दे आर द रूलर्स। इस बात को जिस दिन आप मान के जो है रिकंसाइल कर जाइएगा, आप बहुत सुखी रहिएगा। अरे जब ये देश 150-200 साल गुलाम था तो लोग रिकंसाइल किए हुए थे ना, और फिर जो लोग वहां पर कोलैबोरेट किए ब्रिटिशर्स के साथ, आज वही यहाँ पावर में है, तो वो सारी चीजें तो वहां से सीखे हुए हैं, तो दे आर द इनहेरिटर्स। तो आप इस मान के चलिए कि कुछ नहीं, अगर अमेरिकन हम लोगों का लक रहा तो वहां पे ये इंडाइक्ट होंगे, और जिस दिन ये इंडाइक्ट होंगे उसके बाद ये दुबई के शेख ही लोग इनको पैसा दे पाएंगे। लेकिन एक बात और है कि उनको भी पैसा देने आता है, वो इस तरह से पैसे नहीं वो करते हैं, दे एक्सट्रैक्ट देयर पाउंड ऑफ फ्लैश, है ना। तो अभी जैसे उन्होंने शायद जीएमआर को पैसा दिया है एयरपोर्ट के लिए। अब जीएमआर इनसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में, कर्नाटक में थे पहले यहाँ पर, तो हम जानते हैं, और उनको जो है पैसे की अभी किल्लत थी, तो कहाँ गए, इतना ज्यादा भाई कर्जा आ गया, उनका चुकाना है, तो जाके उन्होंने स्टेक जो है इनसे पैसा लिया, दुबई, अबू धाबी या कहीं से वहां से लिया। तो इनका एक वही विंडो बना है, नहीं तो और कहीं से इनको पैसा नहीं मिलने वाला है। जी बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।